कुंवरपत की कहानी का पार्ट 3 मैं लेकर आया हूँ। लगभग 1 सप्ताह के बाद मैं यह कहानी पुनः लेकर आगे बढ़ा रहा हूँ। इसका कारण कई है, थोड़ी-सी व्यस्तता और सामाजिक रूप से कुछ समझने का और प्रयास मैं कर रहा था। क्योंकि मैं जो कहानी कुंवरपत लेकर के आगे बढ़ रहा हूँ, वह मैं व्यक्तिगत रूप से उसको झेला हूँ, मैंने देखा है, उस सफ़र को तय किया है, लोगों को मदद करने के क्रम में। और मैंने बारीकी से उस कहानी को जो मैं कह रहा हूँ, उसको समझा है। मैं आज कुछ और चीज़ बता देना चाहता हूँ कि कुंवरपत की कहानी के 2 हिस्से ही आने के साथ ही अभी तक मेरे पास दर्जनों शादी-विवाह से संबंधित मुकदमों के संबंधित परेशानियाँ जो हो रही हैं दोनों पक्षों में, उसकी दर्जनों कहानियाँ मेरे सामने आ गई है। लोग हमसे मदद के लिए और उस रास्ते पर सहयोग की भावना के लिए लोग कह रहे हैं। हमें मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर उस बिंदु पर प्रयास करूँ, क्योंकि श्री भगवान परशुराम मंदिर के अध्यक्ष के रूप में मेरी सामाजिक और नैतिक ज़िम्मेवारी भी है। वहीं पत्रकारिता से भी मैं एक सिर्फ पत्रकारिता नहीं करता हूँ, सामाजिक जीवन को भी मैं एक बेहतर स्वरूप में जीने का प्रयास करता हूँ, जिसके कारण मेरी ज़िम्मेवारी थोड़ी बड़ी हो जाती है। यह ज़िम्मेवारी किसी ने मुझे दिया नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस ज़िम्मेवारी को लेकर बढ़ना चाहिए। लोग मदद माँगते हैं तो उन्हें देना चाहिए। हर पहलुओं पे गौर कर समाज को एक बेहतर दिशा देने का मेरा प्रयास है। मैंने आपको पिछले एपिसोड में कहा था कि शादी-ब्याह दोनों पक्षों के रजामंदी से होती है और लड़की के पक्ष, लड़की के माता-पिता, लड़की के पिता खास करके इस शादी के लिए आते हैं और आनन-फानन में तेजी से शादी-ब्याह का प्रकरण बढ़ाते हैं और लड़के के पिता अपने उस जिम्मेवारी को छोड़ देते हैं जिसे समाज कहते हैं। याद कर लीजिए, सामाजिक रूप से शादी होती थी। आज भी तथाकथित रूप से लोग कहते हैं कि सामाजिक जीवन में ऐसी शादी हो रहा है, लेकिन नहीं होता है। वो शादी-विवाह कहाँ, किससे क्यों हो रहा है, इसके संबंध में अब घर में भी लोग एक-दूसरे से छिपाते हैं और जिसका परिणाम होता है कि 2 महीने, 4 महीने के बाद घर में तांडव होता है और परेशानी बढ़ जाती है। दोनों पक्षों में गलतियाँ होती है, ऐसा नहीं कि एक पक्ष की गलती है। गलती यह है कि सामाजिक रूप से एक-दूसरे के परिवार को जानते नहीं हैं, समझते नहीं हैं और आनन-फानन में सब कुछ कर जाते हैं। लेन-देन, एक दहेज प्रथा भले ही एक सिस्टम का हिस्सा बना हुआ हो, लेकिन उससे बड़ी ज़िम्मेवारी यह होती है या पहले होती थी कि समाज में शादी-ब्याह के लिए कोई भी अगुआ आता था, तो वो समाज के लोगों के साथ बैठता था, सारी बातें होती थी समाज के बीच में और लेन-देन की बात अगर कुछ होती भी थी या कुछ भी जो तथाकथित तौर पे संविधान दहेज प्रथा के खिलाफ है, संविधान तो समाज के भी खिलाफ है। समाज को तोड़ने, मरोड़ने और समाज का दोहन करने में भारत का संविधान महती भूमिका निभाती है। इससे ज़्यादा शायद अंग्रेजों ने भी समाज को का दोहन नहीं किया होगा, मुगलों ने नहीं किया होगा, जितना भारत का संविधान आज के डेट में खास करके शादी-विवाह के मामलों में करता है। खास करके लड़के के परिवार पर बहुत ही ज़्यादा दबाव होता है और सारी जवाबदेही लड़के पे आ जाती है और लड़के के परिवार पे आ जाता है। ये बहुत ही दुखद है। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% लड़के वाले ही सही होते हैं, लेकिन आज भी यह रेशियो 20% और 80% के रेशियो में चल रहा है। गलती 80% लड़कियों के परिवार और लड़कियों की होती है। यह धरातलीय रूप में मैंने जो महसूस किया है, देखा है, उसको मैं कह रहा हूँ। आधुनिक शिक्षा नीति और आधुनिकता के दौर में सरकार की भ्रष्ट नीतियाँ, जिसमें शादी-ब्याह को लेकर के कोई भी एज लिमिट नहीं लगाना, एक मिनिमम की 18 और 21, लेकिन एज डिफरेंस जो शादियों में होता है, उस पे कोई कमांड नहीं है। इसलिए कि राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेस बड़े-बड़े उद्योगपति अय्याशी कर सके, किसी के साथ भी संबंध बना सके, इसलिए शादी-ब्याह को एक मजाक बना करके रख दिया है। खैर, मैं इस पर एक अलग वीडियो आहान न्यूज़ के यूट्यूब पे बना रहा हूँ, जिसपे आज बहुत बड़ा चल रहा है कहानी। मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूँ। दोनों पति-पत्नी गुड़गाँव में शिफ्ट होते हैं और वहाँ पे दोनों लड़की के परिवार ने आर्थिक
सहायता और साथ में बढ़ने की कदम को रोक देते हैं। यह बात धीरे-धीरे लड़के के पिता को पता चलता है, वो भी लड़की के द्वारा ही बताया जाता है। साथ में उस परिवार में लड़के के 2 बड़े भाई, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं होती है कि क्या चल रहा है। सब कुछ ऐसे ही लग रहा था कि ठीक-ठाक चल रहा है, 2-4 महीने शादी का हो गया, ठीक-ठाक होगा। लेकिन इसी बीच में कई परेशानियों को देखते हुए जब अ, समझ में आया कि घर के बड़े लड़के को कि पिता परेशान हैं, तो वो इस बात को समझने में लगाया कि आखिर कुछ तो बात है। और जब छोटे भाई से बातचीत हुई तो धीरे-धीरे पूरी कहानी समझ में आने लगी। और उस संबंध में जब परिवार को टूटते देखा गया, तो लड़की को घर पर बुलाया गया। बुलाने की प्रक्रियाएँ बहुत लंबी हो गईं। लड़की गाँव नहीं आना चाहती थी, अपने पिता का घर छोड़कर नहीं आना चाहती थी। बहुत सारे दबाव देने के बाद वो लगभग अ, छठ पर्व के आस-पास आती है। छठ के बाद आती है। तो वो ज़बरदस्ती दबाव में और आने के साथ वह अपने पति के साथ गाँव तक नहीं पहुँचती है। वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ जाती है, ट्रेन से उतरकर। उसके पति, उसके परिवार के लोग, ससुराल वाले लोग लड़की को लाने के लिए स्टेशन पे जाते हैं। लेकिन लड़की के पिता का फ़ोन आता है लड़के के पिता को कि आप गाड़ी नहीं भेजिए, वो अपनी फूआ के यहाँ चली जाएगी और वहाँ से फिर ससुराल पहुँच जाएगी। क्योंकि फूआ के यहाँ जाएगी तो ईज़ी गोइंग, थोड़ा कंफर्टेबल होकर के जाएगी, सफ़र करके गई है। तो गुड़गाँव से दिल्ली से बिहार का सफ़र कोई बहुत टफ नहीं होता है। लेकिन यह सब अब मैं आगे खोलूँगा कि क्यों ऐसा हुआ। ये पूरी षड्यंत्र थी, पूरी इस कहानी। वो अपने बुआ के यहाँ आती है, फूआ के यहाँ। और लड़की पूरा दिन अपने बुआ के यहाँ रहती है। और उसके बाद बुआ की एक लड़की, वो डॉक्टर है और बुआ भी एक सरकारी नौकरी में ही एएनएम वगैरह कुछ है। और दोनों फ़ोन करते हैं लड़के को कि भाई आप यहाँ पे आ जाइए, हमारे यहाँ से लेकर के जाइए लड़की को। जबकि बात-विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। पिता लड़के के पिता चाहते थे कि परिवार में आएँ, बैठ के बात करें, कुछ भी समस्या है तो। लड़की के पिता नहीं आते हैं और लड़की को अकेला भेजते हैं। और लड़की मनमानी करती है और लड़का जानबूझ के नहीं जाता है लड़की को लाने, इसलिए कि वह परिवार उचित और ढंग का नहीं था। माता-पिता, भाई-बहन सबके खिलाफ भड़का रहे थे, बगैर कुछ, मतलब कोई 1 दिन का साथ और पूरा 6 महीने इसी तरीके से ड्रामा, पता नहीं कुछ भी नहीं था कि घर परिवार के खिलाफ भड़काने का काम। तो इसलिए लड़का वहाँ नहीं जाता है। लड़का अपने गाँव फिर चला जाता है। रात में 11 बजे के आस-पास लड़की एक दूसरी जाति के आदमी के साथ, क्योंकि वो उसकी बुआ के साथ संबंध में रहता है, क्योंकि बुआ के पति डेथ माने स्वर्गवास कर चुके हैं, तो वो अवैध रिश्तों के तहत अपने वहाँ पे रहती है, जो धीरे-धीरे पता चल ही जाता है। वह आदमी तथाकथित वो ड्राइवर बन करके जाता है और रात के 11 बजे किसी की बहू को, वो भी किसी अन्य जाति के लोग, यहाँ जाति इम्पोर्टेंट है। शादी-ब्याह में किसी की बहू किसी अन्य जाति के लोग के साथ रात के 11 बजे क्यों पहुँचती है? वो आती है रात के 11 बजे, अपना जाती है, कहती है कि मैं खा के आई हूँ और अपना सो जाती है। लड़का उसके कमरे में नहीं जाता है क्योंकि माहौल झगड़े का है, तो नहीं जाता है। कल सुबह होती है, दिन में लड़का-लड़की खाना-पीना होता है घर में, परिवार में। लड़की कुछ करती नहीं है, कोई मदद, ससुराल गई है, सास को कोई मदद करना या कुछ भी नहीं। वो एक गेस्ट के रूप में आती है, अपना जीवन, उसमें कोई बहू का कोई लक्षण नहीं। एक सामान्य रूप से अपना कपड़े पहनने का भी जो सामाजिक नई दुल्हन का होता है, वो वैसा नहीं था। दिन में
दोपहर के समय में लड़की अपने किसी रिश्तेदार से बात करती है कि हम शाम में चले आएंगे, कल हमारा ट्रेन है। जबकि परिवार को रहता है, लड़के के परिवार को, कि भाई हम लोग रहें और 1-2 सप्ताह रह करके साथ में साथ बिताए, समझ में आए कि क्या कमी है, क्या जो भी कमी है या कोई भी बात है तो आपसी सहमति से हम दूर कर लें। लेकिन लड़की का की मंशा वैसी नहीं थी कि सहमति और कुछ भी, क्योंकि उसमें बाप मतारी, उसके जो माँ बाप थे लड़की के, उसकी पूरी मिली भगत थी। और लड़की शाम होते होते पूरा नाटक अपना करती है। लड़के के पिता अपनी यानी ससुर के साथ बहसबाजी करती है, अभद्रता करती है, जिसको लेकर के बात ज्यादा बढ़ जाती है और दोनों परिवार के बीच में बहुत बड़े स्तर पे दरार आने लगता है। लेकिन लड़की का अभद्र व्यवहार और उसकी फुआ का जो चरित्र है उसको लेकर उसका प्रभाव उसके जीवन पे रहता है। तो उसके पिता, लड़की के पिता भी गुमराह करने वाली बातें करते हैं और रात में ही वो भाग जाना चाहती है। लेकिन लड़के के पिता का एक दबाव कि अगर रिश्ता खत्म ही करना है तो अभी जाइए चाहे कल जाइए। शनिवार दिन था, शनिवार को हमारे यहाँ आना जाना नहीं होता, उसके क्रम में वो लड़की चली जा नहीं जाती है, रात में रुकती है, लेकिन कल सुबह सुबह होकर के घर छोड़कर चली जाती है। अब पुनः फिर घर पे नहीं आती है, ना लड़के के साथ कोई संबंध जैसा कोई रिश्ता रह पाता है। यह 2023 की घटना है, अक्टूबर के आसपास की। लड़की चली जाती है, पुनः बात होती है। लड़की के फादर कोई दिलचस्पी नहीं लेते। लड़के के फादर भी कहते हैं कि सामने से उस परिवार का, उसके पिता का लड़की का फोन आना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। जब नहीं आता है तो लड़के के बड़े भाई अक्टूबर के बाद लगातार प्रयास करके और सामाजिक रूप से उसको जानने का प्रयास किया आखिर बात क्या है, कि लड़की के पिता किसी भी प्रकार से अपनी बेटी की जिंदगी और परिवार को बचाने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। इस क्रम में उनके एक रिश्तेदार से संपर्क होता है। पता चलता है कि जब उनके बीच बात रखी जाती है तो कहा जाता है कि वो लोग उनके घर पे शादी में आने वाले हैं और पूरा परिवार आएगा तो सब लोग बैठ के फिर बात करेंगे। शादी में आता है लोग, लेकिन लड़की के पिता नहीं आते हैं जानबूझकर। और स्थिति ये होती है कि लड़की की माँ आती है और पुनः लड़के के बड़े भाई को एक जगह, मैंने उसकी बुआ के यहाँ बुलाया जाता है। वहां जाने से लड़के के बड़े भाई ने मना कर दिया, क्योंकि वैसे जगहों पे हम नहीं जाते जहाँ पे चरित्र का अभाव हो। फिर भी जिन मीडिएटर को रखा गया था उनके माध्यम से, उनके दबाव में, उनके स्नेह में, कि आप जाकर के एक बार बात तो करिए, बात किया जाता है। लड़के पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए जाते हैं, लड़की के पक्ष की बात कुछ नहीं बताई जाती है। लेकिन उससे पहले ही जो रिश्तेदार थे उन्होंने सब बता दिया था कि लड़की में क्या कमी है। बहुत बड़ी बात, जो कुंवरपत की जो मुख्य भूमिका है, कुंवरपत एपिसोड की जो कहानी है, वो क्यों शुरू मैंने की, उसी कहानी का वह हिस्सा उनके जो रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे पहले ही उस लड़के को बता दिया कि भाई ऐसी सी बात है, लड़की शायद इसीलिए नहीं रहना चाहती। जबकि लड़की के माता पिता लड़के पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगा रहे थे, लेकिन उसको लेकर के उनके रिश्तेदार सहमत नहीं थे, क्योंकि उस रिश्तेदारों को पहले से पता था कि लड़की में बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी बीमारी है, जिसके कारण शादी करके वो नहीं रह सकती है। शादी एक उसके लिए बहुत बड़ी बोझ हो जाएगी। और फिर भी शादी को लेकर इसमें बहुत तमाशा होता है। इसमें एक जगह मैं और बता देना चाहता हूँ कि लड़की की शादी उससे पहले भी 2022 में उसी लड़के के एक रिश्तेदार के यहाँ फाइनल होती है, एंगेजमेंट होता है। लेकिन दोनों का इलाज, यानी जो पहले लड़के के जहाँ एंगेजमेंट हुआ था उसकी माँ को भी कुछ बीमारी थी, और दोनों, लड़की और उसकी जो होने वाली सास थी पहले, वो दोनों एक ही जगह टकरा जाते हैं इलाज के दौरान, जिसके बाद वहाँ शादी टूट जाती है, एंगेजमेंट टूट जाती है, शादी वहाँ नहीं होता है। फिर 6 महीने साल भर के बाद गुमराह करके धीरे धीरे एक षड्यंत्र के तहत उसमें
लड़के के गाँव के भी एक लोग को शादी कराने और उस परि उस लड़के के परिवार के बारे में पूरी जानकारी और लड़के के पिता थोड़ा मुड़ियल हैं, मतलब निर्णय ले लिया तो बस ले लिया, उसमें किसी घर परिवार से पूछने की ज़रूरत नहीं है और बच्चों ने कभी पिता का विरोध नहीं किया, तो निर्णय ले लिया तो ले लिया। उस तरीके के मूड को बनाने के लिए किस प्रकार से करना चाहिए, तो उस दलाल कहा जाए, उस दलाल ने 3 लाख रुपए लिए शादी किसी भी तरीके से कराने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए और गुमराह करने के लिए। और परिवार में ही बच्चों से ये कह दिया गया लड़के के पिता को, गाँव के लोग भी जो दलाली करते थे, कि अपने निर्णय ले आप अब खुद निर्णय लेते हैं, आपने के पूछे के की जोड़ी है कोनो से। आप समझिए, ईगो और भाई हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, तो इसके कारण बहुत विवाद हो जाता है। मैं आपको अगली कड़ी में बताऊँगा कि कुंवरपत की कहानी क्यों शुरू मैंने की, कैसे इस समस्या का समाधान की ओर बढ़ा गया, कितना कष्ट और कितना दर्दनाक कहानी है। सभी सहूलियत देने के बावजूद लड़की के माता-पिता, लड़की क्योंकि वो सब एक जान रहे थे कि एक फ़िल्म चल रहा है, जिसका स्क्रिप्ट ये है, डायरेक्टर वो लोग थे, नाचने वाला दर्शक था, जिस दर्शक को फ़िल्म में भी अगर किसी के साथ दुष्कर्म होता है, दुर्व्यवहार होता है, मारपीट होता है, तो वो उस पे भी इमोशनली अपना इमोशन दिखाता है, वो दुःख में आता है, तो उसी तरीके की स्थिति रही। लड़का का परिवार एक दर्शक बना रहा और डायरेक्टर साहब ने अपनी कहानी अपने हिसाब से करनी शुरू की थी और उसको यथावत वो चला रहे थे। लड़का का पूरा परिवार परेशान, तबाह, परेशानी में था, लेकिन उसी में एक ब्रह्मास्त्र के रूप में मिले लड़की के ही एक रिश्तेदार, लड़की के एक रिश्तेदार ने पूरी कहानी बताई और उसके बाद उसकी माँ के साथ जब बैठक हुई, उसमें उसकी माँ ने उल्टा ही दूसरा आरोप लगाया। तब जाकर के जब लड़के के बड़े भाई ने उस रिश्तेदार को बताया कि उन्होंने तो पूरी कहानी ही उल्टा कही है, तो वो बहुत गुस्सा होते हैं लड़की वालों पे, उन्हें समझाते हैं कि आप सत्य बोल करके निकल जाइए ताकि समाज में एक विश्वास प्रतिष्ठा बना रहे। लेकिन लड़की के माता-पिता ने नीचता के सभी कुकर्म को पार किया। लड़के के परिवार को न जाने कितने यातनाएँ दी हैं, उसकी कहानी मैं अगली कड़ी में बताऊँगा और कुंवरपत की कहानी शुरू क्यों हुई, मैं उस कहानी को बताऊँगा कि उनके रिश्तेदार ने बताया कि किस बीमारी से वो त्रस्त है, जिसके कारण वो शादी निभा नहीं सकती और यह आपके परिवार के साथ धोखाधड़ी करके किया गया, क्योंकि उन लोगों को यह पता था कि सहमति के आधार पर यह जानकारी दे करके शादी की गई थी, लेकिन वो ऐसी कोई बात नहीं निकली, जिसके बाद आगे मैं अगली कड़ी में बताऊँगा कि शादी क्यों हुई, कुंवरपत की कहानी क्यों शुरू मैंने की, इससे समाज को कहाँ देखना चाहिए, सीखना चाहिए। इस कहानी को मैं अभी 2-3 एपिसोड और लेकर के जाऊँगा, ताकि छोटी-छोटी कहानियों के साथ आप इस समय इसको बेहतर समझने का प्रयास करिए। आपका शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक, शेयर करिए ताकि समाज हमेशा इस ओर जागरूक बना रहे। धन्यवाद।